नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। बात करते हैं अब आगे ज्योग्राफी के संदर्भ में। बात कर रहे थे, वायुमंडल का टॉपिक चल रहा था। वायुमंडल का संगठन देखेंगे। हमने उत्पत्ति की बात की, वायुमंडल की, वायुमंडल था क्या उसकी बात करी। अब देखेंगे वायुमंडल का संगठन किस तरीके से होता है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। समस्त वायुमंडलीय प्रक्रमों का जो मूल कारण है, सूर्य से विकिरण होने वाली ऊर्जा है। पूरे वायुमंडलीय जो प्रक्रम का जो मूल कारण है, सूर्य से आती है विकिरण होने वाली ऊर्जा है। क्या है? जो सूर्य से जो ऊर्जा आती है, विकिरण आती है, सूर्य की किरणें जो आती है, जो पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल को प्राप्त होती है। इसके अध्ययन के लिए वायुमंडल की प्रकृति, संगठन तथा गुणों पर प्रकाश डालना, यानी कि अब इसके अध्ययन के लिए हम वायुमंडल की प्रकृति को देखेंगे, उसके संगठन को देखेंगे और उसके गुण देखेंगे, और इसका जो है सूर्य की जो विकिरण आती है उससे समझेंगे। वायु कोई रासायनिक यौगिक नहीं है। वायु जो है कोई रासायनिक यौगिक नहीं, बल्कि गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। गैसों का क्या यांत्रिक मिश्रण है। ये अत्यधिक संपीड़नशील होती हैं। इसकी निचली परतें ऊपरी परतों की अपेक्षा बहुत सघन होती हैं। इसकी जो निचली जो परतें होती हैं वो ऊपरी परतों से क्या होती है, ज़्यादा सघन होती है। वायुमंडल की रचना जो है गैसों, जलवाष्प, धूल एवं कणों, समुद्री लवणों आदि से हुई। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि वायुमंडल की रचना या फिर संगठन में कौन शामिल नहीं है। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, तो याद रखिएगा गैसें हैं, जलवाष्प है, धूल एवं धुएं के कण हैं, और समुद्री लवण आदि हैं इसमें से, ठीक है ना। इसी के संदर्भ में बात कर लेते हैं अब गैसें। इसके संगठन में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, गैसें पढ़ते हैं। कौन सी पढ़े, गैसों को देखते हैं कि इसके संगठन में क्या क्या शामिल है। वायुमंडल के संगठन में गैसों को। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती है, जैसे कि हमने पहले भी बात की, जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प की मात्रा 99.997%, यानी कि कुल मिला के ये सभी जो कितनी हैं, ये सब मिला के 99.997% हैं। आधुनिक रॉकेट प्रेक्षणों से ये पता चलता है कि धरातल से कम 50 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल गैसों का अनुपात इस तरह रहता है। धरातल से 50 किलोमीटर तक जो है ये वायुमंडल गैसों का अनुपात है, एक जो ये अनुपात है वैसा का वैसा बना रहता है। यानी कि जो ऑक्सीजन इतनी है तो उतनी ही है 50 किलोमीटर तक, ठीक है ना। नाइट्रोजन उतनी तो उतनी ही, यानी कि 50 किलोमीटर तक ये जो है इनका जो एवरेज है, या बात करें औसत जो है, ये मेंटेन रहता है, वैसा का वैसा रहता है, ठीक है ना। अग्रांक अब तालिका में देखेंगे, बात करेंगे। देखिएगा ये 50 किलोमीटर तक ये ऊपर नीचे नहीं होती, ठीक है ना। बात करें शुष्क वायुमंडल में गैसों की औसत मात्रा देखें 25 किलोमीटर ऊंचाई तक बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। देखिए वायुमंडल में बात कर रहे हो, नाइट्रोजन N2 सिंबल है, 78.08% इसका आयतन है। अणुभार की बात करें 28.02 अणुभार है इसका, मोलिक्यूलर वेट। ऑक्सीजन की बात करें O2 20.94%, 32.00% का मोलिक्यूल है, ठीक है ना। यानी कि मौलिक अणुभार 100% के हिसाब से टोटल लेंगे इसका, ठीक है। ऑर्गन की बात करें, ऑर्गन जो आपके ऑर्गन AR से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और 0.93% जो है ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है ना। आयतन है 39.88% अणुभार है इसका। उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसे हम प्रेजेंट करते हैं 0.03 परिवर्तन। ये बहुत परिवर्तनशील है, यानी कि ये बहुत परिवर्तन होती है। 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर की बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील होती रहती है, ठीक है ना। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर जहाँ जैसे कि प्रदूषण वाले इलाके हैं तो वहाँ बढ़ती रहती है ना, इस हिसाब से फिर इसका जो है परिवर्तनशीलता ज़्यादा रहती है। इसका जो मॉलिक्यूल वेट देखें तो आपके जो है इसका 44 हो गया, 44.00। नियोन की बात करें N से रिप्रेजेंट करेंगे, और 0.0018 जो इसका आयतन है, ठीक है ना। परसेंटेज के द्वारा देखें तो 20.80 जो है इसका मॉलिक्यूल वेट है। हीलियम He से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 0.005 इसका जो आयतन है परसेंटेज में, ठीक है ना। वॉल्यूम जो है इसका आयतन है, और ठीक है हीलियम का, और 20.80 हो गया ये। ओजोन उसकी बात करें, ओजोन O3 से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, 0.0000006 जो है परसेंटेज इसका आयतन है, ठीक है ना। 5.00 जो है इसका मोलिक्यूलर जो है आपके वेट है इसका। हाइड्रोजन की बात करें H से रिप्रेजेंट करेंगे 0.40 के साथ, यानी 1.005 जो है ये इसका जो है आयतन है परसेंटेज में। और इसके बाद 2.02 इसके जो मोलिकुलर वेट हैं, यानी अणु भार हैं, वेट हैं ये। क्रिप्टॉन की बात करें, इसे Kr से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूनाधिक कोई
चलता रहेगा। जेनन, ठीक है, कभी न्यूनादि यानी न्यून से अधिक है। मीथेन, मीथेन भी न्यून से अधिक है, न्यूनादि। अब निष्क्रिय गैसें भी हैं कुछ प्रकार की, यानी देखिएगा अब जो देखिएगा इसमें सक्रिय और निष्क्रिय गैसों दो के द्वारा देखते हैं। अभी ये ऊपर की जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और हाइड्रोजन, ये जो गैसें हैं वो ये सक्रिय गैसें हैं, और जिनके आगे स्टार लग रखा है नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन और जेनन, ये जो है निष्क्रिय गैसों के अंतर्गत आती हैं। अब गैसों में भी बात करें तो गैसों में भी जो है आपके एक तो स्थायी गैसें और अस्थायी गैसें भी बात कर लेते हैं, ठीक है। हमने ऊपर देखा तो इस प्रकार से जो है वायुमंडल में ऊंचाई, अक्षांश, ऋतु तथा समय के साथ गैसों की मात्रा बदलती रहती है। हमने देखा गैसें जो दो प्रकार की होती है। स्थायी गैसों की बात कर लेते हैं। स्थायी गैसें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन स्थायी गैसें हैं। इनकी मात्रा वायुमंडल के निचले भाग में लगभग समान रहती हैं। आर्गन, हाइड्रोजन, नियोन भी स्थायी गैसें हैं, किंतु इनका अनुपात तथा मात्रा अति न्यून होते हैं के कारण जो है अति न्यून होने के कारण महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत न्यून है, ठीक है ना। 100 किलोमीटर के ऊपर ऑक्सीजन विलुप्त हो जाती है, 100 किलोमीटर के ऊपर, और 125 किलोमीटर के ऊपर नाइट्रोजन समाप्त हो जाती है। यानी कि 100 किलोमीटर के ऊपर, 100 किलोमीटर के आसपास जो है आपके ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और 125 किलोमीटर के बाद नाइट्रोजन आपके नहीं मिलेगी, यानी समाप्त हो जाएगी। अस्थायी गैसों की बात करें, अस्थायी गैसें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अस्थिर होती है, क्योंकि ये मनुष्य द्वारा वस्तुओं के जलने, गलने, ज्वालामुखी के उद्गारों से प्राप्त होती है, ठीक है ना। इसका उपयोग वनस्पतियों द्वारा होता है। इसका देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जिस पौधे जो हैं आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करते हैं और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे लिए प्राणवायु के रूप में जो है काम आती है। इसकी मात्रा में काफ़ी भिन्नता होती है। ओजोन भी अस्थायी गैस है। इसकी मात्रा 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर अधिकतम होती है। देखिए पूछा जा सकता है ओजोन गैस जो O3 है वो 15 से 35 किलोमीटर के मध्य जो है, यानी 15 से लेकर 35 किलोमीटर तक सबसे ज़्यादा अधिकता होती है, इसकी याद रखिएगा। पुणे जो है उसके बाद पुणे देखो 15 से 35 के बाद पुणे 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर अधिक है। देखिएगा ये 15 से 35 वाला प्रश्न तो कई बार पूछा गया, अगला कभी प्रश्न बना तो ये बन सकता है कि पुणे हुआ है 15 से 35 के बाद बात करें 80 से 100 किलोमीटर के मध्य ऊंचाई तक ये अधिक संकेंद्रित मात्रा मिलेगी। सौरिक शक्ति पर स्थायी गैसों का प्रभाव कम पड़ता है। ये सूर्य के लघु तरंग विकिरण को सोखती नहीं है, किंतु अस्थायी गैसें जो है देखिएगा सौरिक शक्ति पर जो स्थायी गैसों का प्रभाव नहीं पड़ता है, कम पड़ता है, ठीक है ना। किंतु ये जो लघु तरंग विकिरण आती है इसको सोखती नहीं है, यानी कि इसका अवशोषण नहीं करती है। किंतु अस्थायी गैसें जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन जो है सूर्य के विकिरण पर प्रभाव डालती है, अधिक प्रभाव डालती है। ओजोन गैस सूर्य के लघु तरंग विकिरण की जो है विकिरण की कुछ मात्रा को धरातल पर पहुँचने से पहले क्या कर लेती है, सोख लेती है। ओजोन गैस को जो है ओजोन गैस की जो है वो सूर्य की जो पराबैंगनी विकिरण, सौरिक विकिरण जो पड़ती है उसको धरातल पर पहुंचने से पहले क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है। इसलिए ओजोन गैस क्या है, ओजोन लेयर पृथ्वी को बचाने के लिए सौर विकिरणों या पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए लाभदायक है, ठीक है। फलतः पराबैंगनी किरणें छनकर धरातल पर पहुंचती है, जो जीव जगत को हानि नहीं पहुंचा पाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के दीर्घ विकिरण को वायुमंडल में सोख लेती है और अधिक ऊपर नहीं जाने देती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है लघु तरंगे यानी कि शॉर्ट वेव्स के माध्यम से सौर विकिरणें पृथ्वी पर आती है और लॉन्ग वेव्स के द्वारा वापस जाती है। इन लॉन्ग वेव्स को जो है विकिरण को वायुमंडल में ये CO2 सोख लेती है, जिससे क्या वायुमंडल ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता है। तो ये बात थी, इसकी आगे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।